रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को पहले प्रूव करते हैं और उसके बाद देखते हैं ये रेट जो है कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है इसके बारे में। तो ये रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इसे मान लो कि बच्चों जैसे ये रिएक्टेंट है R है, इससे जो है आपका प्रोडक्ट बनता है P। तो ये मेरा एक तरीका, मेरा खुद का एक ट्रिक है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, ये बात आपको कहना होगा। तो देखिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के पावर मान लो n है, पढ़ क्या रहे हैं आप, n=1 यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इसको अगर रेट प्रोपोर्शन हटाएंगे तो आएगा k और ये r के पावर हो जाएगा 1। तो 1 कहेंगे तो 1 ही रहेगा बच्चों। अगर इसको डिफ्रेंशिएट्स, अगर इसको रेट को लिखना चाहते हैं तो आपको बताया था पहले कि रेट कैसे लिखेंगे। तो कहेंगे -dr/dt, क्योंकि ये रिएक्टेंट कम हो रही तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इस रेट को ऐसे लिखते हैं, k होगा और ये r होगा। अगर जो है इस dt को यहाँ भेज दें और r को यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा, -dr/r कंसंट्रेशंस और ये हो जाएगा k dt। बच्चों इतना समझ में आया होगा। अगर दोनों तरफ माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं dr/dt, dr/ जो है r कंसंट्रेशंस। अगर इसको किया जाए, ये रिएक्टेंट था, तो अगर आप देखते हैं कि अगर आपको dt करते थे और ये जो है r को आपने यहाँ भेज दिया था तो ये रहा। तो इसको अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा dr/r और इसे कहेंगे -k dt। बच्चों यहाँ तक आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अगर जो है इसको आप इंटीग्रेट्स करते हैं, अगर इंटीग्रेशंस करते हैं तो यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशंस ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशंस करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, इसकी इंटीग्रेशंस आपको पता है कि इसको बोलते हैं ln r। ये मैथ में होता है dr/r को इंटीग्रेट करेंगे तो ln r कहलाएगा। और ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको कहते हैं, ये कहलाएगा -k और ये t कहलाएगा। बच्चों देख लीजिए, ये प्रूव है और ये आपका जो है यहाँ तक मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ा रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर चीज़ें हैं। अब आपको ये देखना होगा कि जो है अगर यहाँ पे अगर हम प्लस कर सकते हैं, यहाँ प्लस i कहिए या प्लस इसको c कहिए, ये c भी कह सकते हैं, इसे बोलते हैं इंटीग्रेट कांस्टेंट्स। तो i कहिए या c कहिए, आप इसे i कह सकते हैं या c कहेंगे तो इसे बोलेंगे इंटीग्रेट कांस्टेंट्स। ये रहा, इसे बोलते हैं इंटीग्रेट कांस्टेंट कहलाते हैं, INTEGRAT इंटीग्रेट कांस्टेंट्स। अब जो है इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, और मिटाने के बाद जो है आपको इसको प्रूफ देता हूँ कि आगे जो है ये जो है कैसे आगे चलते हैं। बच्चों इसको मिटाता हूँ, ये इस पॉइंट को यहाँ पे आते हैं। ये तो यहाँ पे चीज़ें थी, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ ये लिखा हुआ है। अगर आपसे कहा जाए कि अगर शुरुआत की बात है, ये शुरुआत में कहते हैं कि अगर t=0 होगा तब क्या होगा, तो t=0 रखेंगे तो जो आपकी r की वैल्यू है, ये जो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, r0 के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं, ये ln r है तो इसको अगर रखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, t=0 पे, तो ये कहेंगे r ये हो जाएगा r0 और ये हो जाएगा -kt और प्लस, तो t की वैल्यू क्या है 0, तो 0 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस ये i है। हमने क्या किया बच्चों, कुछ नहीं किया, हमने t जब 0 किया। अब कोई चीज़ आप रखे हैं समय के साथ नहीं खर्च हो रही, यानी समय 0 है, तो जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, इनिशियल वैल्यू, यानी कंसंट्रेशन इनिशियल r0 होगा और वो r0 किसके बराबर होगा, r के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू पूरी चली गई, तो ये क्या कहलाएगी,
ln r नॉट इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ पुट करिए। अगर आई की वैल्यू रखेंगे तो क्या कहलाएगा, ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। इस वाले वैल्यू को, जो आई की वैल्यू ये थी बच्चों, मैंने यहाँ पुट कर दिया। मैंने क्या किया, ये आई को वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे चलता हूँ। ये रहा। अगर इसको देखा जाए तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि अगर ये ln r है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को इधर ले आइए, या ऐसा कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेते जाइए, तो क्या हो जाएगा, जब इसको लाएंगे माइनस में तो क्या हो जाएगी के टी, और ये क्या रहेगा, ये है ln r नॉट, और ये माइनस हो जाएगा ln r। इस वाले वैल्यू को इधर लाया, प्लस में हो गया, इसको यहीं रोका था, इसको इधर कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इसको कहना चाहें तो आपको ये भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कहेंगे ln, ये है r नॉट अपान r कह सकते हैं। अगर इस जो लिखा हुआ ऐसे कह सकते हैं, फिर ओपन करेंगे, फिर ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये के टी हो जाएगा। आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर जो है ln बराबर होता क्या है, तो ln इक्वल टू होता है 2.303 लॉग। तो इसको अगर आप हटाना चाहें तो ये हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.303 लॉग r नॉट अपान r। बच्चों कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, ये जो ln है इक्वल टू इतना होता है, इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग r नॉट अपान r, और यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया t से, तो ये एक फार्मूला निकल गया। यानी रेट कांस्टेंट है, ये समय है, तो ये चीज़ें आपको प्रूव हो जाएगी। इस फार्मूले से काफ़ी यूज होगा, और इस पे जो है आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा, ठीक है। ये क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, ये टाइम है, ये इनिशियल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, खर्च होने के बाद, समय के साथ जो खर्च होने के बाद जो बची वैल्यू है। बहुत ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, कैसे, अगर और कहीं जो है किसी और फॉर्म में देखते हैं तो ये क्या कहते हैं, k इक्वल टू, इसको नीचे लिख देते हैं। अगर दूसरे फार्मूले में इसको देखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे कहते हैं, अगर इसी को चीज़ को ऐसे कहते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग। इसको हमको लोग कुछ फार्म ऐसे करते हैं, a इक्वल टू a माइनस एक्स, कुछ लोग ऐसे प्रूव करते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर इसको हम a मानेंगे तो यहाँ पे a मानना पड़ेगा शुरू में, यानी a से स्टार्ट में मानना पड़ेगा। तो ये दोनों फार्मूले एक हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो आर नॉट है, ये शुरुआत इनिशियल वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये कौन सी है, फाइनल वैल्यू है, खर्च होने के बाद जो वैल्यू बची है वो है। और के क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो कहेंगे के जो है रेट कांस्टेंट है। टी क्या है, समय है या टाइम है। आर क्या है, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। और आर जो है आपका कहेंगे फाइनल, जो फाइनल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट का है, टूटने के बाद रिएक्टेंट का है। बच्चों नोट कर लीजिए, अगर ये जो है आप देखते हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शुरू में जो है इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू में एक चीज़ आपने देखा होगा, मैं वहाँ पे इसको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी क्या दिखाया, जब आपने लिखा था रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, तो पावर क्या था n, और n इक्वल टू कितना था 1, तो ये क्या कहेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कंसंट्रेशंस के। यानी इसका मतलब इसको हटाएंगे तो रेट इक्वल टू क्या आएगा, आएगा k, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। तो रेट और कंसंट्रेशन में कौन सा रिलेशंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशंस है। इसका मतलब कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ाएंगे तो रेट 2 टाइम्स हो जाएगी। यही चीज़ें बच्चों जब जीरो ऑर्डर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि रेट कंसंट्रेशन चाहे जितना गुना बढ़ा लीजिए रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
इस पे क्वेश्चन आया था, मैंने आरसी ट्रिक बताया था, उस आरसी ट्रिक में आपको अच्छी तरीके से समझाया था। ये बातें आपको हमेशा एग्जाम में लगाना होगा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, अगर आपका 0 है तो पावर 0 लगा दीजिए, ऑर्डर फर्स्ट है तो फर्स्ट लगा दीजिए। अगर इसमें डायरेक्टली रिलेशंस है तो अगर आप इसमें छोटा मोटा अगर ग्राफ देखना चाहते हैं तो ये ग्राफ कर सकते हैं। मान लो कि ये रेट है और इधर आपका कंसंट्रेशंस है, तो आप देख सकते हैं ग्राफ जो है ओरिजिन से पास होगी और स्ट्रेट लाइन होगी। अभी मैं ग्राफ सिखाऊंगा इसको, इस पर भी ग्राफ बताने वाला हूं, लेकिन ये छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप देखते हैं तो रेट के बढ़ाने से कंसंट्रेशंस भी बढ़ती है। देखिए जितना ये बढ़ेगा उतना इस पे बढ़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ से 0 से यहाँ बढ़े तो देखो आपका रेट यहाँ हो गया तो कंसंट्रेशन इतना बढ़ गई। आप मान लो यहाँ पहुँचे तो कंसंट्रेशन यहाँ पे इतना बढ़ गया तो रेट इतना बढ़ गई। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसी हिसाब से बच्चों रेट बढ़ती जाती है। आते हैं इस पे जो है कई सारे ग्राफ हैं, उसको ग्राफ में बताते हैं। जैसे आपके बुक में ग्राफ है वो प्रूव करना होगा तो मैं इतना मिटा देता हूं बच्चों, इस लाइन को रोक लेता हूं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि अभी मुझे और ग्राफ बताना है। तो इस चीज को जो है मैं आपको फिर से बताता हूं, ये रहा। इतना मिटा देता हूं। आप एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो इसका ग्राफ मिलेगा। ग्राफ क्या मिलेगा? ये ग्राफ है। तो आप ग्राफ में क्या होता है आप जानते हैं कि अगर हम इसमें निकालते हैं तो कहेंगे ये y है, ये कहेंगे mx है, और ये आपका c कहते हैं या i कहते हैं। ये रहा ग्राफ, देखिए मान लो ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। ये जो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यानी क्या है ln_r की है, तो ये कहेंगे ln_r है। और इधर कितना है टाइम है, और टाइम किस पे देख रहे हैं t पे देख रहे हैं, तो ये आपका t हो जाएगा। आपने एक देख लिया कि ये तो इंटरसेप्ट है, तो इसका मतलब इसी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो ln_r है वो कहीं कहीं कटा होगा, या मान लो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन शुरुआत में ये है, तो हमने कह दिया कि ये जो डॉट है ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ln_r0, ये वैल्यू है। आप देखते हैं इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, यानी m जो होती है स्लोप होती है, नेगेटिव होती है, साथ में स्ट्रेट लाइन। देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन्स। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे x एक्सिस है और इसे हम जो है एंगल देखते हैं इसका। तो अगर एंगल देखेंगे बच्चों तो ये है आपका थीटा। और इसमें दो चीज़ बात ध्यान रखिएगा, जब किसी की एंगल अगर 90 से ज़्यादा हो जाती है, देखिए अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ये तो 90 ये होगी, और ये क्या है 90 से ज़्यादा है, यानी थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 90। तो इसका मतलब इस टाइम आप बोलेंगे कि स्लोप जो होती है आपकी निगेटिव होती है। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये थीटा जो है अगर जब यहाँ से देखते हैं स्ट्रेट करते तो 90 ये होती है, 90 से ज़्यादा हो गई तो स्लोप ये निगेटिव हो गई। तो निगेटिव स्लोप का पहचान ये हो गई कि निगेटिव स्लोप है, क्या है के है। तो जो स्लोप होगी वो आपकी ये स्लोप होगी, किसके बराबर होगी ये के बराबर होगी, यानी -k होगी, और यही बराबर होगी tan थीटा के। ये तो बुक में अगर एनसीईआरटी में जाते हैं तो लिखा होता है स्लोप नेगेटिव, और ये होता है जो m कहते हैं, इसको m के जगह पे ऊपर लिखा है k, तो m ना कह के इसको आप k कहेंगे तो -k कहेंगे। देखिए ये m है तो m क्यों लिखेंगे, m का वैल्यू क्या है k, तो कहेंगे -k। तो ये स्लोप हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ इसका क्या होगा इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये समय हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी में है, देख सकते हैं। अगर बुक में इसी चीज़ को चेंज करता है, अगर और भी ग्राफ पूछा जाए तो बच्चों एनसीईआरटी में देखा होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर थीटा 90 अगर 90 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है, ये पॉइंट आप नोट करिएगा कि स्लोप जो होगा आपका नेगेटिव होता है, ये स्लोप आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ये मैंने पॉइंट यहाँ लिख दिया है कि स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर 90 से ग्रेटर होगी, और 90 से जब कम होगी तब वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। वो अगले ग्राफ में आपको बताएंगे जो नेक्स्ट। अभी इसमें एक ग्राफ और है, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे चलता हूँ, इसको मिटाता हूँ।
तो ये चीज़ें आपकी ग्राफ से पता हो गई। अब इसमें एक ग्राफ और होता है, क्या होता है? ग्राफ ये रहा आपका। अभी मैंने एक फार्मूला बताया था आपको बच्चों, जैसे फार्मूला क्या था? फार्मूला आपका आया था k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r, ये था। अगर इसमें देखा जाए तो t को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? kt अपॉन हो जाएगा 2.303 और ये हो जाएगा log r नॉट अपॉन r, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अगर इसमें ग्राफ देखा जाए, इसको पहले इधर ले लें, इस वाले पॉइंट को इधर करें, इसको इधर भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे log r नॉट अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा k t अपॉन 2.303। अगर ग्राफ देखते हैं तो मान लो कहते हैं ये y है और ये आपका जो है mx है, लेकिन इसमें जो है इंटरसेप्ट है ही नहीं, जो c की वैल्यू थी वो है ही नहीं। देखिए y इक्वल टू mx प्लस c होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे c है ही नहीं। तो अगर आपसे ग्राफ कहा जाए, ग्राफ बताइए, तो मैं ग्राफ बता रहा हूँ। ये आपका y एक्सिस है और आपका ये x एक्सिस है, और x एक्सिस में किस में देख रहे हैं? टाइम यानी t में ग्राफ। और आपका जो y एक्सिस है इसमें क्या देख रहे हैं? लॉग। ये जो है लॉग कितना है? r नॉट, जो आपकी वैल्यू है ये r नॉट अपॉन r में है। ये जो है यहाँ तक है, ये वाली वैल्यू हमने लिख दिया लॉग r नॉट अपॉन r है, और ये वैल्यू आपकी t हो गई। तो इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से जाएगी? लेकिन आपका जो स्लोप है ये k, जो k अपॉन m की वैल्यू होती है, जो ये m की वैल्यू ये है, m जो है 2.303 है ये, क्योंकि समय t तो चला गया इसमें, तो ये वैल्यू बची m की। तो कहाँ से ग्राफ? जब इंटरसेप्ट ही नहीं है, यानी कहीं कटे नहीं, तो ग्राफ कहाँ से पास होगी? तो ये पास होगी ओरिजिन से। नहीं समझ पा रहे हैं? c कुछ कटा होना चाहिए, चाहे x एक्सिस या y एक्सिस, लेकिन आपका स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगी, यहीं से जाएगी। अब वैल्यू क्या होगी? क्योंकि स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इक्वल टू होगा tan थीटा के, tan थीटा के, और ये बराबर किसके होगी? यानी k अपॉन 2.303, यानी स्लोप की जो वैल्यू होगी k अपॉन 2.303 की होगी। अगर आप एनसीईआरटी में जाते हैं इस चीज़ को तो मिलेगी स्लोप इक्वल टू k अपॉन 2.303। इसका मतलब है कि आप अच्छी तरीके से देखते हैं कि ये इंटरसेप्ट इसमें नहीं थी। तो आपके एनसीईआरटी में दो ग्राफ है, एक लॉग r नॉट अपॉन r अपॉन t से है, तो ये ग्राफ ये होगी, और एक ln r है और t में ग्राफ है, तो नेगेटिव स्लोप होगी। और देख सकते हैं उसकी जो वैल्यू होगी स्लोप इक्वल टू माइनस k होगी। बच्चों जैसे मान लो हम हमेशा एंगल जो देखते हैं ये इस x एक्सिस से लेके देखते हैं, तो थीटा हमारी एंगल है। जैसे मान लो आपको ये जानना है कि ये कैसे आया k अपॉन 2.303, तो देखो tan थीटा रखते हैं, तो ये आपका हो गया tan थीटा यानी थीटा। तो थीटा बराबर क्या होता है? ये हो जाएगा y एक्सिस यानी y अपॉन t, यानी x वाला हो जाएगा ये। तो y की वैल्यू आपकी कितना है? ये y एक्सिस वाली, तो आपका हो जाएगा लॉग, ये कहेंगे r नॉट अपॉन r अपॉन क्या है आपका? ये y x क्या है? t ये। तो देखिए ये वैल्यू बराबर किसके आ गई? देखिए ये अगर वैल्यू आप देखना चाहेंगे तो देखो, अगर हम log r नॉट अपॉन r कर लेंगे और t यहाँ नीचे आएगी तो क्या बचेगी आपके पास? k अपॉन 2.303, तो यही हो जाएगी k अपॉन 2.303, और यही tan थीटा है, और यही tan थीटा किसके हो जाएगा? स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ आप कहेंगे स्लोप इक्वल टू k अपॉन 2.303। ये प्रूव हो गया आपका, ये आपका प्रूव हो गया। तो चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लीजिए, क्योंकि जो आपका tan थीटा होता है ये y अपान x होता है, या y एक्सिस की होती है y वैल्यू और x वैल्यू। तो y वाली वैल्यू हमारी ये है और x वाली वैल्यू हमारी t। देखो y वैल्यू हमारी ये है और x वैल्यू हमारी t है, तो आप इससे कर सकते हैं। बच्चों एक पॉइंट आपको रिमेंबर के लिए हम बता देते हैं कि हमेशा आपको दिक्कत ना हो और प्रॉब्लम ना हो, तो ये देख लीजिएगा।
आप यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। जैसे आप हमेशा पढ़ते हैं स्लोप, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़ते हैं m, ठीक है, या आप पढ़ते हैं स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। अभी बताया आप लिख लीजिए स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है m। ध्यान दीजिएगा इस बात को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। स्लोप इक्वल टू बच्चों, स्लोप इक्वल टू जो है टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू m। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर आपसे कहा जाए स्लोप आपका नेगेटिव है, यानी स्लोप कैसा आया है, नेगेटिव है, तो बिना कुछ समझे थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आपका पॉइंट नंबर 2 कि अगर आपका स्लोप जो है, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू जो होगी लेस देन 90 होगी, लेस देन 90 होगी। ये बातें आपको बहुत ज़रूरी है जानना, ये पॉइंट आपको लिए बहुत रिमेंबर है। कैसे पहचानेंगे, देखिए जब आप कोई चीज़ खींचते हैं, जैसे मान लो अभी मैंने ग्राफ बताया, ये अभी दिखाया था आपको, एक ग्राफ दिखाया था ऐसे करके, तो यहाँ से जब थीटा वैल्यू लिए थे तो देखो थीटा वैल्यू क्या, अगर 90 डिग्री पे है तो ये 90 यहाँ से अगर डालते हैं तो 90 डिग्री ये कहलाती, लेकिन ये वैल्यू 90 ज़्यादा है, तो 90 ज़्यादा तो स्लोप कैसा हो जाएगा, आप देख सकते हैं स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और अगर जो है आपकी कोई चीज़ 90 डिग्री से कम है, जैसे मान लो अगर आपसे ऐसे ग्राफ करते हैं तो थीटा वैल्यू 90 यहाँ आ रही है, लेकिन थीटा आपकी है 90 से कम है, तो स्लोप आपकी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए दो चीज़ बहुत रिमेंबर है कि आप कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगी, तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। अभी तो बच्चों मैंने एक चीज़ प्रूव किया था, याद करिएगा, जो मैंने लिखा था एक चीज़ मैं दोबारा फिर से लिखता हूँ, फिर कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मतलब लिखा था हमने ln r0, भी ध्यान दीजिएगा, जो मैंने एक प्रूव आया था ln r था, ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0, ये आया था। दोनों तरफ जब इंटीग्रेट किया था तो ये आया था। हम इस पे चीज़ों को थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं, एनसीईआरटी में बात दिया है बच्चों, थोड़ा सा ये चीज़ भी आया था प्रूफ आगे चल के, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। क्या चेंजिंग, जैसे आपसे कहा जाए कि अगर कंसंट्रेशन बदल दिया जाए, R1 R2 कर दिया जाए, तब क्या हो किसी समय पे, तो एक पॉइंट लिखता हूँ R1 एंड R2, ठीक है, आर दी concentrations of reactant at the time T1 and T2। एक पॉइंट है एनसीईआरटी में कि अगर आप R1 R2 कंसंट्रेशन लेते हैं और समय जो है T1 T2 हो जाए, तब क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगा, ये चीज़ें क्या हो जाएंगी बच्चों, बदल जाए। जैसे मतलब दो अलग अलग समय पे दो अलग अलग कंसंट्रेशंस में क्या होगा, तो इसको देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ एट टाइम T1 पे क्या आएगा, तो क्या कह देंगे आप, जो ये आपने दिया है तो ये आप यही तो कहेंगे कि ln R1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस के समय क्या हो जाएगी T1, और जो शुरुआत में जो लिया था वो यही रहेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर आप कह दें कि एट टाइम T2 है, तो इसे क्या कहेंगे ln R2, ये कहेंगे माइनस के T2 प्लस ln R0। बच्चों एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, ध्यान से दीजिएगा। मान लो कि कंसंट्रेशंस जो है शुरुआत में वही है, लेकिन उसमें कोई समय लगा, तो जो उसका रिएक्टेंट कितना बचा होगा, तो समय हमने T1 कह दिया। मान लो कोई दूसरा समय है और रिएक्टेंट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन वही है, समय कुछ और है, तब आपका जो है रिएक्टेंट फाइनल कितना बचा। अगर अलग अलग दो समय हैं तब क्या होगा, तो उस पर मैंने आपको अब ये बता रहा हूँ। तो अगर आपसे ऐसा कहा जाए तो इसमें आप सब्सट्रेट करिए, इक्वेशंस में से एक से में से दो घटा दीजिए, तो कहिए सब्सट्रेशंस subtractions equations 2 from 1, यानी एक में से दो के हम घटा देते हैं, इक्वेशंस घटाता हूं, तो आपका मेरा ये एक है, कहाँ से घटा है, सब्सट्रेट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी एक से घटा रहे हैं। तो अगर एक में से घटाएंगे तो क्या कहेंगे, ये तो कहेंगे ln R1, इसमें से घटाइए तो क्या कहेंगे ln R2
कुछ नहीं किया बच्चों, कुछ करा ही नहीं है। क्या करेंगे आप? घटाने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लगाएंगे। तो आपने ये उठा के यहाँ रख लिया और इसमें से ये घटा दिया। अब अगला चलते हैं, ये हो जाएगा बराबर, क्योंकि पहले इसको लिए हैं तो क्या कहेंगे, माइनस के टी वन, और ये क्या है, ln r नॉट, ये मैंने ऐसे नोट कर लिया। अब आप माइनस लगाएंगे तो माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, के टी टू ये प्लस r नॉट, समझ रहे हो, ऐसे कर लो। अब करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी वन, ये होगा ln r वन नॉट, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के टी टू, ये हो जाएगा माइनस ln r नॉट। तो ये माइनस, ध्यान दीजिएगा, अगर पहली वाली वैल्यू क्या थी, 1 मिनट, पहली वाली वैल्यू ये प्लस थी, ये माइनस टी वन है, ये प्लस ln है, ये ध्यान दीजिएगा, ये है। अरे पहले यही नोट करना है, माइनस के टी वन, ये हो गया प्लस के फॉर्म में। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो ये तो चला गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो इसको जब आप नोट करेंगे तो कहेंगे ln r1 ये हो जाएगा ln r2, ये रहा। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर ऐसे लिखा जाता है तो इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं, कहेंगे ln, ये वैल्यू पहले लिखी है तो कहेंगे ये r1 कंसंट्रेशन है, अपान क्या हो जाएगा r2, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या कहेंगे, बड़ी, ये माइनस है ये प्लस है तो इसको पहले लिख लो, तो क्या कहलाएगी, और पहले लिखेंगे तो कहेंगे के टी टू माइनस के टी वन, ये रहा। तो अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कौन सा कॉमन हो जाएगा, के, तो यहाँ क्या बचेगा, टी टू माइनस टी वन, और बाकी आगे लिखा हुआ है। तो ये एक नया फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला नया कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका समय पे। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला था तो यहाँ आप लिख दीजिए। तो कहेंगे के इजकल टू, ये हो जाएगा के इजकल टू 1 अपान के, नहीं टी में ले रहे हैं ना, ये के इजकल टू 1 अपान टी टू माइनस टी वन, ये हो जाएगा। और यहाँ लिखा होगा ln r1 अपान r2, ये दो अलग अलग के टाइम पे ये हो जाएगा, एक प्रूव ये हो गया। इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ln बराबर हो जाएगा 2.303, ये लॉग कहलाएगा। ठीक बच्चों, तो इसी चीज़ को आप ऐसे अलग अलग समय पे कर सकते हैं। ये कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग समय दिया हो तब उसके लिए फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत हो तो एक बार मैं आपको इसको फिर बता देता हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है। अलग अलग टाइम टी पे जो है, ये टाइम t1 पे आपका कंसंट्रेशन r1 था, टाइम t2 पे कंसंट्रेशन r2 था। यही इक्वेशंस में यहाँ पे r1 कह दिया तो यहाँ समय t1 कह दिया, और ये जो इनिशियल वैल्यू वही रहेगी। इसमें भी मैंने वही किया, ये r2 कह दिया, समय यहाँ बदल जाएगा, यहाँ t है तो यहाँ t2 हो जाएगा, इनिशियल कंसंट वही रहेगा। अब इक्वेशंस एक में से दो को मैंने घटा दिया तो घटाने के बाद ये फार्मूला बन के आया। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे काफ़ी तो छोटा लग रहा होगा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसको मिटा दिया हूँ। इसको मैं फिर से नोट करता हूँ। तो आपका ये हो जाएगा के इजकल टू 1 अपान t2 माइनस t1, ये हो जाएगा ln r1 कंसंट्रेशन अपान ये हो जाएगा r2 हो जाएगा। इसको ln इजकल टू आप जानते हैं, ln इजकल टू क्या होता है, 2.303 लॉग, इस पर रख दीजिए। तो के इजकल टू 1 अपान t2 माइनस t1, ये हो जाएगा लॉग, इसको ln को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग, ये हो जाएगा r1 अपान r2, ये हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं आप फार्मूले को। या अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो और अच्छा करा दो, इसको क्या करना है, यहाँ लिख दो t2 माइनस t1, बस ये भी कह सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये जब हो जाएगा दो अलग अलग समय पे तब ये फार्मूला होगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और जानना है, इस फार्मूले का बड़ा यूज है, इसको एक बार फिर नोट करते हैं। इस वाले को क्या लिखा है, ये लिखा है ln r इजकल टू माइनस के टी और प्लस लिखा है ln r नॉट, ये लिखा है। इसको एक साथ लिखते हैं।
कैसे लिखते हैं? अगर इसको यहाँ नीचे ले आए तो कहेंगे ln r अपान r नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो वही बन के आएगा। तो ये क्या हो गया? ln r अपान r नॉट, और इधर क्या लिखा होता है? माइनस kt। अगर ln को हटाना होता ना बच्चों तो इसे बोलते हैं कि इसे बोलते हैं एंटी लॉग्स। तो एंटी लॉग अगर लेते हैं तब क्या होगा? तो जब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा, ln हट जाएगा, तो क्या बचेगा? r। तो जगह r इक्वल टू r नॉट, और ये होती है, एक वर्ड होती है e, यानी एक्सपोनेंशियल के पावर ये पूरा साइन के साथ चली जाती है, तो कहते हैं kt। तो ये भी एक फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कई बार सवाल आया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में इक्वेशंस क्या होते हैं, तो ये भी आता है, ये भी पढ़ा है आपको, याद करिए। k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग r नॉट अपान r, ये भी इसी का फार्मूला होता है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, और अलग अलग समय पे वो भी फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी अलग फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो समझ लीजिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस ये भी है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस ये भी है, कब किसकी ज़रूरत हो रही हो। तो अगर आप एक्सपोनेंशियली में ये भी r इक्वल टू r नॉट e के पावर, जब इसको हटाएंगे तो ये r यहाँ रहेगा और ये r नॉट इसके बराबर होगा, और ये पूरी वैल्यू जो होती है एक्सपोनेंशियल e के पावर माइनस kt हो जाती है। तो इतनी चीज़ें थी आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ग्राफ बताया, ये सब बताया। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए एग्जाम्पल्स। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, और आते हैं फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल। बहुत अच्छी तरीके से जो भी एनसीईआरटी में था मैंने उसको आपके सामने एक्सप्रेस किया। अब आते हैं इसके एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल्स। तो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोजिनेशंस कर देते हैं किसका? एल्कीन का। तो एग्जाम्पल क्या होगा, कौन कौन आते हैं एग्जाम्पल में? तो पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट, हाइड्रोजिनेशंस ऑफ एल्कीन। क्या है एल्कीन हाइड्रोजिनेशंस? अगर आप कहते हैं C2H4 पे अगर हाइड्रोजिनेशंस करते हैं तो C2H6 बन जाता है। तो ये होता है, ये भी गैस के फॉर्म में होते हैं, ये भी गैस के होता है, ये भी गैस होता है। तो ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, फर्स्ट ऑर्डर है। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको मिलेगा कि रेडियो एक्टिव डिके, तो चाहे वो रेडियो एक्टिव डिके में चाहे वो नेचुरल प्रोसेस हो चाहे आर्टिफिशियल प्रोसेस हो, ध्यान दीजिए बच्चों, तो कहेंगे ऑल नेचुरल, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके। चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे जो है आपका नेचुरल प्रोसेस हो, अगर इसको डिके करते हैं, जैसे ये रहा RA, ठीक है, अगर इस पे डिके कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा इससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, और अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम बनते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा, इसका एटॉमिक मास 226 होता है और एटॉमिक नंबर 88 होता है। अगर इससे एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाएगा तो क्या बनेगा? अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम, तो कितना निकल जाएगा? 2HO4, तो इसे बन जाता है RN। रेडियम से रेडॉन बन जाता है। अगर 4 यहाँ कम करेंगे तो कितना होगा? 222, और यहाँ 2 कम करेंगे तो 86, यानी ये आपका जो है He निकल जाता है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाता है, ठीक है। तो ये डीके हो जाएगा। तो ये भी किस में आता है? फर्स्ट ऑर्डर में आता है। जैसे आपको लिखना होगा तो क्या कहेंगे रेट इक्वल टू के, और RA कंसंट्रेशंस होगा, फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। थर्ड एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको पढ़ाया था कि डिकम्पोजिशंस करते हैं, डिकम्पोजिशंस ऑफ H2O2। अभी मैंने जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से पहले जो बताया था H2O2 का, वहाँ सही कर लीजिएगा वीडियो में, क्योंकि आपको जो एक्चुअली में यही H2O2 का भी एक्सरसाइज में दिया है।
और एक्सरसाइज में जाएंगे तो आप देखेंगे रेट इजकल टू के H2O लिखा और I माइनस लिखा ऐसे करके, इसी चीज़ का जो है। अगर आप जाके देखेंगे तो लिखा हुआ एक्सरसाइज में रेट इजकल टू के, ऐसे लिखा हुआ है H2O2 और ये लिखा है I माइनस। ये तो अगर ये रेट एक्सप्रेस आर्डर ऑफ रिएक्शन तो यहाँ जोड़ लेते हैं, तो आर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 है तो 2 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज में चीज़ दिया है, लेकिन सही करना है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। आर्डर ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशंस को जो H2O2 एल्कलाइन मीडियम में करते हैं, ठीक है, वो जो है फर्स्ट आर्डर रिएक्शंस होती है। जैसे मान लो H2O2 है, इसको आप तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ I, और यहाँ हो मीडियम हो, एल्कलाइन मीडियम होता है। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में होती है बच्चों, तो ये टूट जाती है तो ये बनती है H2O और प्लस बन जाता है O2। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ये रहा। तो अगर इससे आपसे पूछा जाए तो एग्जाम्पल हमने फर्स्ट आर्डर में किया है, तो फर्स्ट आर्डर में अगर रेट के फॉर्म में लिखा हो तो वो जैसा लिखा हो वैसा एक्सप्रेस कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ आप लिखेंगे तो कहेंगे रेट इजकल टू के और लिखा H2O2 के पावर 1। एनसीईआरटी में एक बात देखेंगे, मैंने पढ़ा था जब उसको प्रूव किया था ये, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शंस में होती है बच्चों। H2O2 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप में रिएक्शंस होती है, और इसका स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइन करते हैं। एनसीईआरटी में एक बात लिखा था कि अगर रिस्पेक्ट में देखते हैं, रिस्पेक्ट मतलब अगर H2O2 या O2 के, तो उसमें फर्स्ट आर्डर, ये बात एनसीईआरटी में कहा था। एक बार मैं एनसीईआरटी में आपको प्रूव कर दूं, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है शायद सेकंड आर्डर कहा है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा तोड़ के बोला है, तो इसे क्लियर कर लीजिए। पेज नंबर आपका 102 पे ये लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ H2 एंड O2। एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 पे कहा है फर्स्ट आर्डर, अंडरलाइन करिएगा। तो एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 102 पे लाइन लिखा हुआ है। एनसीईआरटी पेज नंबर 102 के पेज पे दिया है कि ये फर्स्ट आर्डर ही है, तो आप फर्स्ट आर्डर याद रखिएगा। अगर हमसे कहीं सेकंड होगा है तो वो नहीं होगा, ये फर्स्ट आर्डर ही होगी। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट आर्डर कहलाती है। अगला एग्जाम्पल चलते हैं, आपको इसको मिटाता हूँ, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं अगले पे चलता हूँ, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशंस अगर कहते हैं अमोनियम नाइट्राइड को, तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथे पे आते हैं, एग्जाम्पल आपका फोर्थ। तो फोर्थ एग्जाम्पल में बच्चों जो है डिकम्पोजिशंस कर दीजिए, किसका? अमोनियम नाइट्राइड्स का। जो कुछ याद आ रहा होगा आपको, NH4NO2, क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में बताया था, तो उसको तोड़ेंगे, गर्म करेंगे, तो इससे बनेगा आपका N2 और इससे बनेगा आपको H2O, ये बन जाएगा। तो ये भी कैसा है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। अगर आपको इसको लिखना होगा तो कहेंगे रेट इजकल टू के, और ये हो जाएगा NH4NO2 का पावर 1, ये रहा। तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लें, पांचवा एग्जाम्पल है, ये डिकम्पोजिशन है अमोनियम नाइट्राइड्स का। क्या है? अमोनियम नाइट्राइड्स। इसका फार्मूला NH4NO2 को अमोनियम नाइट्राइड्स कहते हैं। अगर डिकम्पोजिशंस आप करते हैं N2O5 को, ये भी एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशंस ऑफ N2O5, इसको तोड़ दीजिए। तो अगर आप N2O5 तोड़ते हैं, गर्म करते हैं, तो ये टूट जाएगा और इससे बनता है NO2 और इनसे बनता है O2। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 से यहाँ कर दीजिए, तो 4 दूनी ये हो गया। तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 करते हैं तो ये टूट जाती है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो कहेंगे रेट इजकल टू के N2O5 के पावर 1, यहाँ 1 लिखा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती है। अगर आप और एग्जाम्पल लेते हैं 6 में, तो सीडो ऑर्डर रिएक्शन में बताया था, आपको पढ़ाऊंगा अभी। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स इन एसिडिक मीडियम। बच्चों ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहते हैं CH3COO C2H5, इसको हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब इसमें पानी मिलाना है, तो ये फिर टूट जाएगा। तो इससे क्या बनेगा आपका? ये बनेगा एसिटिक एसिड्स और साथ में बनेगा एल्कोहल।
अगर इस कहेंगे तो इसका कंसंट्रेशन पानी का नहीं चेंज होता है, तो खाली इसी का लेंगे तो ये भी एक तरह का फर्स्ट ऑर्डर है, और यही को आप कहेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, इसको नहीं लेते हैं। अगर इसको लिखना भी होगा तो इसके पावर 0 लिखना पड़ेगा, ये रहा। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कर सकते हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं आप। अगर आप जो है डाइसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड का मतलब है आपको जानते हैं शुगर हो, तो इन्वर्जन आप शुगर कर सकते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, तो इन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर का इन्वर्जन कर दीजिए, यानी C12H22O11, यानी 2 कार्बन की इसमें है। इसमें अगर आप पानी मिला देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो इससे C6H12O6 और C6H12O6 यानी एक ग्लूकोज बन जाएगा और एक फ्रक्टोज बन जाएगा। लेकिन इसमें भी सिर्फ C12H22O11 को ही लेते हैं, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन, यानी सिर्फ यही डिपेंड करेगी। तो ये भी जैसे ये लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इससे रेट इक्वल टू ये लिखेंगे, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर में आता है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल आपको याद करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद आपको पढ़ाते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का डेफिनेशन बता चुके थे, अब सिर्फ हाफ लाइफ क्या है इसके बारे में बताता हूँ, फिर इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ। आते हैं बच्चों, ये रहा हाफ लाइफ, कहते हैं ना आधी जिंदगी, हाफ लाइफ वो आधी जिंदगी है, यानी कोई चीज इनिशियल का आधा हो जाए, जो समय लगेगा उसे बोलेंगे हाफ लाइफ, आधी जिंदगी। तो आधे जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं। मान लो कि आपका समय T था और कोई चीज आधा होने में, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका R नॉट का आधा हो गया, यानी ये हो गया, तो उसमें समय कितना लगा T हाफ। अरे T हाफ का मतलब जो समय लगेगा उसे T हाफ बोलेंगे, और इनिशियल का आधा हो गया इसका मतलब फाइनल है। तो शुरुआत में कितना रहा होगा, शुरुआत में रहा होगा R नॉट, और R नॉट जब आधा हुई तो शुरू का आधा हो गया, समय कितना लगा हाफ। इसी चीज़ को आप फार्मूले पे रखिए और देखिए क्या आता है। अरे मान लो ये शुरू में R नॉट था, ये R नॉट जाके R नॉट बाई 2 हो गया, तो ये इनिशियल वैल्यू हो गई, और ये जो वैल्यू किसकी कहलाएगी, फाइनल वैल्यू कहलाएगी, R के बराबर होगी। यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा है वो उसे T हाफ बोलेंगे, यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो T था वो T हाफ के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास एक फार्मूला है, क्या है, पढ़ाया था, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, क्या था, R नॉट अपॉन R। बच्चों इसको इधर ले लेते हैं, तो इसको इधर ले लिया, तो ये हो गया T, और ये जो है 2.303 अपॉन K। अब आपको ये T जो है उसके जगह क्या रखेंगे, T हाफ, तो हमने इसके जगह T हाफ कर दिया। और ये जो है आपका लॉग R नॉट तो वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत की वैल्यू है, लेकिन R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू आ गई R नॉट बाई 2, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, और R ये जो है आपका कट जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो log 2 कहलाएगी, और ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K, और ये हो जाएगा T हाफ। log 2 की वैल्यू कितना होती है आपको सबको पता है, तो log T ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K, और log की वैल्यू होती है 3010, ये होता है 0.3010, ये हो जाएगा T हाफ के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, इसकी होता है 0.693 अपॉन K, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन के आएगा, और ये हो जाएगा T हाफ। बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाफ लाइफ का एक आपका फार्मूला निकल के आया, जो इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और इस क्वेश्चंस को आपको प्रूव करना होगा कि ये हाफ लाइफ का प्रूफ है। अभी इससे पहले मैंने एक चीज़ बोला था, यहाँ ट्रिक बोला था, एक बार ट्रिक मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ,
ये बच्चों ट्रिक क्या है, हमने बोला था टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशंस के पावर 1 माइनस n। ये हमारा ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशंस के पावर 1 माइनस n। कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हो? फर्स्ट ऑर्डर। तो n बराबर कितना आएगा? ये हो जाए 1, तो यहाँ पे 1 रखो बच्चों, तो क्या बन के आएगा? कंसंट्रेशंस के पावर हो जाएगा 1 माइनस 1। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अगर किसी के पावर 0 होती है तो मैथ में इसको बोलते हैं 1। इसका मतलब कंसंट्रेशन चाहे जितना बढ़ाते रहिए, हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। सेम चीज़ें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट में एक क्वेश्चन जरूर आता है और आपको इसको सीखना होगा। अब अगर आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करता हूँ। बच्चों ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 4.7। एनसीईआरटी के पेज नंबर पे 109 पे दिया है। ये पेज नंबर जो है आपका 109 पे दिया है। क्या दिया है? के की वैल्यू दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का एक फार्मूला होता है, अभी बताया 0.693 अपान के की वैल्यू दिया, रख दीजिए। तो छोटा मोटा सवाल है, दूसरा सवाल कराता हूँ। इसको सॉल्व कर दीजिए तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। इससे डिवाइड कर लीजिएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें से कुछ वैल्यू कम कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक 0 कम करेंगे ये, तो यहाँ 6.9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5.5। तो 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप टी हाफ कह सकते हैं 1.2 इंटू 10 के पावर 13 के आसपास। तो एनसीईआरटी में ये दिया था, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये सॉल्व हो जाएगी। .6932 इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल ये भी है, 4.8 है, पेज नंबर 109 पे दिया है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? सो दैट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड द कंप्लीशन ऑफ। अगर कोई टाइम रिक्वायर्ड होता है, कितना समय लगेगा अगर 99.9 टूट जाता है 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यानी ये आपको प्रूव करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यानी ये आपको प्रूव करना होगा कि T = 10 टाइम हाफ होगा। ये आना चाहिए आपको। और देखते हैं अगर 99% टूट जाता है तो समय जो लगेगा वो हाफ लाइफ का 10 गुना होगा। चेक करते हैं क्या होगा। आप पढ़ते हैं T = 2.303 अपान के लॉग। इनिशियल में कितना होगा? अभी आपको पढ़ा था A = या आप जिसे R कहते थे, R0। तो ये क्या होता है? जैसे यहाँ लिखते थे A/A-x, यानी जो आपकी ये R0 ये R वैल्यू होती है, ये क्या होती है? बची हुई वैल्यू। तो यानी जैसे R0 - R ये वैल्यू कहलाती है, यानी फाइनल वैल्यू होती है। तो देखते हैं T = जो है 2.303 अपान के लॉग। शुरू में कितना रहा होगा? शुरू में आपका ये रहा होगा R0, और R0 में से घटाना होगा कितना? इतने को, यानी वही A-A-x वाला कहानी है। तो ये R0 रहा होगा आपका, और इतना टूट गया है, यानी 1 में से 0.99% टूट गया है। तो आप कहेंगे जो है ये R0 होगा। तो R0 में से अगर आप कह सकते हैं 0.99 ये जो है आपका R0 होगा, 3 बार होगा R0। तो कितना बचेगा? तो कहेंगे R0 डिवाइड बाई जो रहेगा R0 × 10 के पावर -3, यानी जो बचेगी वो
0 0 1 ये बचेगा नीचे, तो ये ख़त्म हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो 2.303 अपान के ये हो जाएगा टी। जब ऊपर आएगा तो log 3 हो जाएगी, log 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा 2.303 अपान के, ये समय हो जाएगा टी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये log 3 आएगा, 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कहेंगे 3 त्रिक का 9, ये 0, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 डिवाइड बाई के, और यहाँ रहेगा log 10, ये 3 आगे आता है, log 10 बचेगा, log 10 की वैल्यू हो जाती है 1। तो आपका जो प्रूव करके आया वो ये आया कि टी इक्वल टू 6.909 अपान के। हम समझ रहे हैं, यहाँ तुम दिक्कत कर रहे होगे, एक फार्मूला ये भी होता है बेटा, के इक्वल टू, या इसे टी में लिख लो तो टी इक्वल टू लिख लो, कहेंगे टी इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग, कहते हैं ए अपान ए माइनस एक्स, ऐसे कर लो। तो शुरुआत में आपका ये ए कितना रहा होगा, मान लो 100 है, ये कितना होगा 100, और 100 में से माइनस कर दो 99.9, तब भी वही आएगा। तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये टी इक्वल टू आपका ये आ गया। एक हमारा फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है, इधर लिख देता हूँ। फार्मूला हमारा होता है हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ इक्वल टू होता है ये होता है 0.693 अपान के। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, टी को डिवाइड करते हैं इससे, तो टी अपान टी हाफ इक्वल टू क्या आएगा, तो टी इक्वल टू था 6.9, ये आपका जो है 9 अपान के, और डिवाइड करेंगे तो 0.693 अपान के कट जाएगा, ये यहाँ बीच आएगा, तो ये अगर आप हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतने को डिवाइड करेंगे इससे तो करीब करीब ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे टी इक्वल टू क्या आएगा 10 टी हाफ, तो इसका मतलब सही है कि अगर कोई शुरुआत के 99.9 टूट जाता है तो हाफ जो समय लगेगा हाफ लाइफ का 10 गुना लगेगा। ये क्वेश्चन में भी दिया था, क्या दिया था, इतना इज 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शंस, यानी समय जो है हाफ लाइफ जो लगेगी वो ये समय हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होगा। तो बच्चों ये नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, क्वेश्चन दिया था, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको ये प्रूव किया। अब आगे जो है नेक्स्ट में मिलेगा आपको, इसके आगे जो है कई सारे क्वेश्चन है RNA से।